Hi everyone, welcome to my YouTube channel Naryal English Classes. Today in this video I am taking very interesting topic of the English language and it is about figure of speech. तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले if you haven't subscribed to my YouTube channel yet then subscribe it right now so that you may get all my latest video. So let us start the topic. तो figures of speech को हम हिंदी में अलंकार कहते हैं. So let us define what is a figure of speech. It is a word or phrase used in a non-literal sense for vivid effect. So it is a unique way of expression. तो हम कह सकते हैं कि अगर हमने लैंग्वेज में चाहे वो पोइट्री है चाहे लेसन है उसमें अगर हमने बिल्कुल जान डालनी है विविड इफेक्ट डालना है देन इट इज़ अ यूनिक वे ऑफ एक्सप्रेशन. जो फिगर ऑफ स्पीच जो है वो एक बिल्कुल यूनिक तरीका है अपने जो व्यूज हैं उनको एक्सप्रेस करने का. सो आई हैव टेकन 10 फिगर्स ऑफ स्पीच इन दिस वीडियो. सो लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन. सो फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच which I have taken, that is simile. So let us define what is a simile. It is a comparison between two objects of different kind. Simile हम किसको कहेंगे जब हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करेंगे और दोनों ही ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफर होंगे तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे सिमिली. सो इट इज यूज्ड विद द वर्ड्स लाइक, एज और लाइक. तो जब भी हम इन दो ऑब्जेक्ट्स का whenever we compare two objects with each other we will use these words while comparing them. So जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी है, I have taken some example to make the concept more clear to you. So first example I have written as white as snow. It means कि इतना सफेद जैसे बर्फ. तो यहाँ स्नो का व्हाइट से कंपैरिजन हो रहा है. दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं. Her face is like late winter's moon. तो ये जो सेकंड मैंने एग्जांपल दे रखी है इसमें जो चेहरा जो है फेस जो है उसका कंपैरिजन हम मून से कर रहे हैं यानी कि चांद से कर रहे हैं. ये आपका प्लस टू क्लास में जो फर्स्ट पोएम है प्लस टू क्लास की माय मदर एट 66 उसमें से मैंने लिया है. ह्यूमन फेस इज कंपेयरिंग विद द मून. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिमिली. उसके बाद मैंने लिखा है एज स्वीट एज शुगर. इसको अगर सेंटेंस में यूज करना है तो हम कह सकते हैं कि हर वॉइस इज एज स्वीट एज शुगर. मतलब उसकी आवाज इतनी मीठी है जैसे चीनी. तो ये तो था एग्जाम्पल सिमिली के कुछ एक एग्जाम्पल थे जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं. सो दिस वाज आवर फर्स्ट पार्ट फिगर ऑफ स्पीच सिमिली. सिमिली को हम हिंदी में उपमा कहते हैं. सो लेट अस सी द सेकंड फिगर ऑफ स्पीच. दिस इज मेटाफर. मेटाफर को डिफाइन कर लेते हैं पहले. इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. हियर द कंपैरिजन इज इम्प्लिसिट नॉट एक्सप्लिसिट एंड देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर दैट वन थिंग इज लाइक अदर. तो मेटाफर को भी हम कंपैरिजन के लिए यूज कर रहे हैं. तो अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटाफर एंड सिमिली. सिमिली को भी हमने यही कहा था कि सिमिली जो अब वो भी कंपैरिजन के लिए है. तो यहाँ पर मेन डिफरेंस है सिमिली और मेटाफर में. मेटाफर में हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं. हम उसको सीधा कंपेयर नहीं कर देते हैं कि जैसे हर फेस इज लाइक लेट विंटर्स मून. तो उसमें तो हम सीधा ही कंपेयर कर रहे हैं. यहाँ पर मेटाफर में हम अवर कंपैरिजन इज इम्प्लिसिट, इट इज नॉट एक्सप्लिसिट, यानी कि इनडायरेक्ट कंपैरिजन हम करते हैं. तो एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. सो आई हैव टेकन टू एग्जाम्पल टू क्लियर द कंसेप्ट ऑफ मेटाफर. First example, the peak of her career. So here the word peak, it doesn't stands for the top of the mountain. यहाँ पर जो वर्ड पीक है इसको माउंटेन जो होता है हमारा पर्वत जो पहाड़ जो होता है उसकी चोटी के लिए इसको यूज नहीं कर रहे हैं. इट इज यूजिंग फॉर द करियर ऑफ समवन. किसी का जो करियर है उसके लिए हम यूज कर रहे हैं. तो दिस इज द कंपैरिजन. देन मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है. द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट. तो यहाँ पर कैमल का जो कंपैरिजन है वो शिप से किया जा रहा है. कैमल को बोला जा रहा है कि ये डेजर्ट का शिप होता है. तो दिस मेक्स द कंसेप्ट मेटाफर मोर क्लियर टू यू. सो लेट अस टेक नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच. इट इज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन हम किसको कहेंगे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं. पर्सोनिफिकेशन मीन्स representing a non-human thing as if it were human. So it gives human qualities such as emotion, desires, sensation, gestures and speech.
तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को हम लिविंग थिंग से कंपेयर करते हैं. इट मीन्स व्हेन वी आर कंपेयरिंग एनी थिंग और ऑब्जेक्ट विद द person, with the human being, so that is personification. So I have taken 3 examples to clear this concept to the readers. My house is a friend who protects me. अब यहाँ पर जो word house है, it is personified as a man. यहाँ पर जो हाउस को आदमी से कंपेयर कर दिया गया है कि मेरा घर जो है वो मेरा मित्र है, उसको एज अ फ्रेंड डील किया जा रहा है. तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट, हियर वॉल्स आल्सो लिसन. मतलब हम इसमें जैसे कहते हैं कि हम दीवारों के भी कान होते हैं, तो दीवारों को हियर द वॉल्स आर पर्सोनिफाइड एज ह्यूमन बीइंग. तो ये दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. इसके बाद मैंने एक और एग्जांपल लिया है ताकि आपको बिल्कुल ये जो कॉन्सेप्ट है पर्सोनिफिकेशन का ये क्लियर हो जाए. सो द कैमरा लव्स हर सिंस शी इज सो प्रिटी. यानी कि कैमरा उसको चाहता है, प्यार करता है क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल है. तो यहाँ पर कैमरा जो है तो उसको भी पर्सोनिफाइड कर दिया गया है. तो दिस इट वाज अबाउट द पर्सोनिफिकेशन. सो लेट अस सी नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच. इट इज हाइपरबोल. हाइपरबोल किसको कहेंगे? दिस इज फिगर ऑफ स्पीच talks of exaggeration and overstatement used to intensify the effect of speech. So once again I repeat the definition. This figure of speech talks about exaggeration and overstatement used to intensify the effect of speech. यानी कि हम जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहेंगे उसके लिए हम ये फिगर ऑफ स्पीच यूज करेंगे. तो एग्जेजरेशन का मतलब होता है टू स्पीक हाईली अबाउट समथिंग, सो दैट इज एग्जेजरेशन. तो लेट अस क्लियर दिस फिगर ऑफ स्पीच विद द एग्जांपल व्हिच आई हैव टेकन हियर. इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा बारिश होना. तो यहाँ पर हम बारिश की बात कर रहे हैं, लेकिन किस सेंस में? बहुत ही ज्यादा, यानी कि मूसलाधार बारिश. देन मैंने सेकंड इसमें एग्जांपल लिखा, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स. यानी कि मैं इतना भूखा हूं कि मैं घोड़ा खा सकता हूं. तो इट डजंट मीन दैट ही विल ईट ए हॉर्स, कि वो घोड़ा खा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. इसमें उसकी भूख को मतलब उसका जो हंगर है दैट इज एग्जैजरेटेड, उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है. देन नेक्स्ट एग्जांपल, दैट वाज द इजीएस्ट क्विज इन द वर्ल्ड. कि वो जो क्विज था पूरी दुनिया में सबसे इजी था. दैट वाज द इजीएस्ट वन. अब हमने जो क्विज था उसको बहुत ही इजी बना डाला. दैट वाज मच इजी टू अटेम्प्ट. तो ये तो था आपका हाइपरबोले के बारे में, जिसमें हम किसी भी जो चीज को हम बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं. हिंदी में इसको आप अतिशयोक्ति का नाम देते हैं. नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच विच आई हैव टेकन दैट इज ऑक्सीमोरन. इसको हम कहेंगे ऑक्सीमोरन. ऑक्सीमोरन का मतलब ये है कि व्हेन द टू कॉन्ट्रेरी वर्ड्स आर प्लेस्ड टुगेदर टू क्रिएट एन इफेक्ट. जब हम कोई दो विपरीत यानी कि ऑपोजिट वर्ड वी आर जॉइनिंग देम टुगेदर टू क्रिएट एन इफेक्ट, दैट इज ऑक्सीमोरन. जब हम दो ऑपोजिट वर्ड कनेक्ट कर देंगे, आपस में इकट्ठा रख देंगे, तो वो उसको हम ऑक्सीमोरन कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल क्रूअल काइंडनेस. अब इस वर्ड को अगर आपको कहीं पर ये देखने को मिलता है, ये दोनों पेयर ऑफ वर्ड, तो क्रूअल काइंडनेस मीन यहाँ क्रूअल्टी की बात हो रही है और दूसरी तरफ काइंडनेस की भी बात हो रही है. तो दे आर कंट्रेरी टर्म्स. So this is the example of oxymoron. Then next example I have written, the comedian was seriously funny. हम यहाँ पर कॉमेडियन जो है उसको कह रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा फनी था. लेकिन यहाँ पर ये जो वर्ड विच आई हैव अंडरलाइंड in the sentence seriously funny, this is an example of oxymoron. Then alone, together, dark, light, these are the example of oxymoron because alone and together they are opposite terms. Dark and light, they are opposite words.
So these are the examples of oxymoron which will make the concept clear to you. Next figure of speech I am taking alliteration. This is very important and interesting figure of speech. Alliteration हम किसको कहेंगे? हिंदी में अनुप्रास जो है उसको हम alliteration कहते हैं. Let us define what is alliteration. It is a term in which a series of words begin with same consonant sound. अब जिसमें जो when the words are closely interlinked with each other and they are beginning with the same consonant sound, that is the example of alliteration. So here are some examples which are mentioned here. This will make the concept of alliteration more clear to you. So let us see the first example. Wash their terribly transient feet. उसकी जो शार्लेट टॉल्सन की जो पोएम है उसमें से मैंने लिया है ये. सो यहाँ पर जो terribly transient, these two adjacent words, they are starting with the same consonant T. यहाँ पर भी T है, यहाँ पर भी T है. तो ये एग्जाम्पल है alliteration का. Then it's silence, silences. ये भी एग्जाम्पल है. यहाँ पर भी consonant S है, यहाँ पर भी consonant S है. तो इस तरह ये दोनों जो वर्ड है S के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट S के साथ. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन. सिमिलरली ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल. ये भी फोटोग्राफ जो +1 की पोएम है उसी का एग्जांपल मैंने लिया है. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल. तो स्टूड स्टिल दोनों वर्ड जो है वो S कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन. सो एलिट्रेशन का सबसे बढ़िया जो इंटरेस्टिंग पार्ट होता है कि दे आर द टंग ट्विस्टर्स. हम जब बचपन में हम लोग खेला करते थे कि ये वाला अगर तेरे में हिम्मत है तो ये वाला सेंटेंस तू एकदम फटाफट से बोल के बता. जैसे मैंने ये लिखा है, ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक बियर. तो इसको अगर मैं स्लो बोल रहा हूँ तो ये बिल्कुल सही ढंग से मैं इसको पढ़ पा रहा हूँ. अगर मुझे कोई बोलता है, इफ समवन आस्क मी टू speak this sentence very fast, then it will be difficult for me to say this sentence. For example, black bug bit a big black bear. Black bug bit a. So words are twisting in this sentence. So this is the best example of alliteration. तो ये तो था alliteration figure of speech. Next figure of speech is pun. This is again very interesting. Let us define pun. What is a pun? So pun is a figure of speech in which a word is used with more than one meaning. And in this figure of speech, effect is produced due to multi meaning. जो कोई भी वर्ड है वो अपने मल्टी मीनिंग देता है, यानी कि उसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं. तो वो एग्जाम्पल होता है पन का. सो इट इज फन विद वर्ड. ऐसा भी आप कह सकते हैं कि पन इज ए playing with words, या it is a fun with words. So let us see the examples. So I have written this question on the screen. What is the difference between teacher and conductor? यहाँ आप किसी से क्वेश्चन किया कि टीचर और कंडक्टर में क्या डिफरेंस है. तो इसका आंसर दिया जा रहा है, द टीचर ट्रेन्स द माइंड एंड द कंडक्टर माइंड्स द ट्रेन. वंस अगेन आई read the statement. The teacher trains the mind and the conductor minds the train. तो here the word mind has multi meanings. तो यहाँ पर mind को हम mind word के साथ एक किस्म का हम fun कर रहे हैं. तो this is the example of fun. Then I have many fans. अब यहाँ पर फैंस को हम देखें तो यहाँ सेंटेंस का मीनिंग है इसका कि मेरे बहुत सारे प्रशंसक हैं. लेकिन फैंस के लिए हम अगर इसका दूसरा मीनिंग देखेंगे तो फैन पंखे को भी कहते हैं. तो मेरे बहुत सारे पंखे हैं. तो दिस इज अ फन. सिमिलरली रीडिंग इन सन मेक्स यू वेल रेड. अब यहाँ पर ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है, रीडिंग इन सन मेक्स यू वेल रेड, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप धूप में पढ़ते हैं तो आप लाल हो जाएंगे. इट मीन्स अगर आप धूप में पढ़ते हैं तो आप लाल हो जाएंगे. लेकिन इसका अगर दूसरा मीनिंग देखना है तो रेड, रीड, रीड वो जो वर्ब है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म रेड, उसकी भी प्रोनाउंसिएशन यही है. तो इसको हम ऐसे भी मीनिंग इसका जो है वो समझ सकते हैं कि अगर आप धूप में पढ़ते हैं तो तुम्हें ज़्यादा समझ आ जाएगा, तुम अच्छा पढ़ोगे.
So it is the playing, it is a fun with the words. This is very good example of the pun. So let us see next figure of speech. It is paradox. Paradox का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले हम पैराडॉक्स को डिफाइन कर लेते हैं. पैराडॉक्स क्या है? इन दिस फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट इज गिवन. इसमें हम विपरीत जो है वो किसी चीज के बारे में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देते हैं, यानी कि उसके विपरीत कहते हैं. इट सीम्स एब्सर्ड व्हाट हैज लॉजिक. जब हम ऐसी कोई बात करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये दिस इज एब्सर्ड, यानी कि ये मूर्खतापूर्ण है या हेतु की बात है. बट कैन नॉट बी ट्रू, व्हाट आल्सो कैन नॉट बी फॉल्स. इट सीम्स एब्सर्ड व्हाट हैज लॉजिक. ऐसा लगता है हमें कि हम मूर्खता वाली बात कर रहे हैं, बट इट हैज लॉजिक. लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एक गूढ़ रहस्य होता है, उसमें सच्चाई छुपी होती है. कैन नॉट बी ट्रू व्हाट आल्सो कैन नॉट बी फॉल्स. हमें देखने में तो ऐसा लगेगा कि ये बात सही नहीं हो सकती, लेकिन वो सही भी होती है. सो आई हैव टेकन सम एग्जांपल्स व्हिच विल make the concept more clear to the readers. So the first example which I have taken here is truth is honey which is bitter. अब हम truth को क्या बोल रहे हैं? honey. honey मतलब शहद, तो दूसरी तरफ इसको कड़वा भी कह रहे हैं, bitter भी कह रहे हैं. So this is the contradictory statement. इसी को हम contradictory statement बोलते हैं कि एक तरफ हम उसको शहद कह रहे हैं तो दूसरी तरफ उसको कड़वा भी कह रहे हैं. मीठे की बात हो रही है, कड़वे की बात हो रही है. So this is the contradictory statement. लेकिन इसमें this is ultimate truth, क्योंकि जो सच्चाई है उसको हम गलत नहीं मान सकते. तो जो truth stays at last. तो this is the good example. This is good example of paradox. Then child is the father of man. अगर सीधा लिटरेरी मीनिंग देखेंगे कि बच्चा जो है वो आदमी का पिता है. तो दिस इज वेरी फनी टू हियर व्हाट दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट. अब कैसे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो चीज़ें हम बचपन में सीखते हैं, बट व्हाट वी हैव लर्नड इन आवर चाइल्डहुड दैट हेल्प्स अस इन द अडल्टहुड. तो जो चीज़ें हम बचपन में सीखते हैं वो हमें जब बड़े हो जाते हैं एज ए मैन दैट हेल्प्स अस. तो ये एग्जाम्पल हो गया पैराडॉक्स का. देन आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड. अब एक तरफ क्रूअल की बात हो रही है, काइंड की भी बात हो रही है. तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका पैराडॉक्स का. सो एंटीथेसिस को डिस्कस कर लेते हैं. इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आर गिवन विथ ऑलमोस्ट सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर. तो इसमें भी हम टू कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट द सेम स्टेटमेंट बी रेड इन द फिगर ऑफ स्पीच दैट इज ऑक्सीमोरन. तो उसमें भी हमने ऑक्सीमोरन में भी हमने यही डिस्कस किया था कि किस तरह दो जो अपोजिट टर्म है दे आर पुट टुगेदर. तो यहाँ पर जो अपोजिट वर्ड जो है दे आर नॉट एडजेसेंट, वो साथ साथ नहीं डाले जाते हैं, जबकि ऑक्सीमोरन में उनको we put them adjacent, and while in antithesis they are in two different parts of a sentence. So for example here patience is bitter but it has a sweet fruit. तो यहाँ पर bitter की बात हो रही है. फर्स्ट पार्ट है जो इसका सेंटेंस का कि पेशेंस इज बिटर, और इसमें सेकंड पार्ट है इट हैज अ स्वीट फ्रूट. तो यहाँ पर बिटर का अपोजिट स्वीट दे रखा है. देन टू err is human, to err is human, to forgive is divine. तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें जो फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का, इसमें हम गलती की बात कर रहे हैं और दूसरे पार्ट में हम माफी की बात कर रहे हैं, फॉरगिव की बात कर रहे हैं. सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस. So these were the 10 figures of speech which I have discussed in this video. So keep watching and sharing. Thank you.